My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस समय हम सभी लोग जो है कुछ दिनों से अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन या शिक्षा में कुछ वैकल्पिक प्रयोग यूनिट को पढ़ रहे हैं। इस इकाई को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस इकाई में जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसमें हम सभी लोगों ने अध्ययन कर लिया है। एक तो पहला था प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, वनस्थली विद्यापीठ, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और एक और था सेकेंड वन इज श्री नाथीबाई दामोदर थाकर से महिला विश्वविद्यालय, तो इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के कुछ वैकल्पिक प्रयोग या अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के अंतर्गत जो है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने वनस्थली विद्यापीठ के बारे में भी 2 कक्षाओं में पढ़ा था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है इसके अंतर्गत जो एक आपके पास तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज एकलव्य। तो एकलव्य के बारे में पिछली कक्षा में कल हम लोगों ने देखा था, एकलव्य योजना या एकलव्य प्रोग्राम के बारे में देखा था। हम लोगों ने उस एकलव्य फाउंडेशन के बारे में देखा था जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित था। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आज भी हम लोग एक एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में देखेंगे जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज भी हम लोग अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के अंतर्गत एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। उस एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, वहाँ उसमें से ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ, प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ और जितने भी नए वीडियोज़ आएँ उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने बहुमूल्य सुझाव को पहुंचा सकते हैं हम तक, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो हम उसका अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, हार्टली वेलकम करते हैं आज की कक्षा में। और आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, हम लोग एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1996 with
अ मिशन टू रिवोल्यूशनाइज स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है यह कब आया, इसकी स्थापना कब हुई प्रिय विद्यार्थियों? इट केम बीइंग इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996, अर्थात एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन भारत में स्कूली शिक्षा में क्रांति लाने के मिशन के साथ 1996 में 1996 में अस्तित्व में आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे कि जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विथ स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जो है एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना हुई। और कब स्थापना हुई इसकी? 1996 में, 1996 में एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो है स्कूल एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में क्रांति करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1996 में, 1996 में होती है। प्यारे भाई और बहनों, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल, नॉन फॉर प्रॉफिट organization established by the young professionals, educators and businessmen to set up and run schools and teacher training colleges in a professional, modern and ethical manner। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है? यह एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, अव्यवसायिक संगठन है जिसकी स्थापना युवा प्रोफेशनल्स, पेशेवर्स और शिक्षकों और व्यापारियों द्वारा पेशेवर, आधुनिक और नैतिक तरीके से स्कूलों और शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों को स्थापित करने के लिए किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है क्या है? ये पूरी तरह से गैर सरकारी और गैर लाभकारी या अव्यवसायिक संगठन, अर्थात इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना युवा प्रोफेशनल्स ने की थी, यंग प्रोफेशनल्स ने की थी, एजुकेटर्स ने की थी, व्यापारियों ने, इन सब लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की। और इनका उद्देश्य क्या रहा? आधुनिक और नैतिक तरीके की शिक्षा विद्यालयों के द्वारा देना, और साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह क्या है? एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसकी स्थापना युवा प्रोफेशनल्स या पेशेवरों, शिक्षकों और व्यापारियों के द्वारा की गई, और जिसका उद्देश्य रहा पेशेवर, आधुनिक और नैतिक तरीके से स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की भी स्थापना करना इनका एक उद्देश्य रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। हम लोग एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो है इसका एक परिचय देख लेते हैं कि कैसे कैसे एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन बना, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसकी स्टोरी क्या रही है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। In the year 1986, a company named Core Emballage Limited formulated its investment philosophy, which simply put is। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखें तो 1986 में क्या है? अ कंपनी नेम्ड कोर एम्बलाज लिमिटेड, कोर एम्बलाज लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिसने अपने जो है एक फिलॉसफी तैयार की, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, और उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में उसने कहा कि कोर एम्बलाज लिमिटेड 1986 में कंपनी थी जिसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जारी की, और उसके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में था कि द फर्स्ट रूपी अर्नड विल बी री इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्टिव एसेट्स, मोर मशीन्स एंड मोर सेल्स पीपुल, अर्थात जो हम पहला रुपया कमाएंगे तो उस एक रुपये को हम लोग क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्टिव एसेट्स में, अधिक मशीनों को खरीदने में, अधिक मशीनों में, और सेल्स पीपुल में उसका निवेश किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन वर्ष 1986 में कोर एम्बलाज लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने अपना निवेश दर्शन तैयार किया, जो कुछ इस प्रकार था। जो फर्स्ट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा कि कमाया गया या अर्जित किया गया पहला रुपया उत्पादक संपत्तियों, दैट इज अधिक मशीनों और अधिक बिक्री वाले लोगों में पुनर्निवेश किया जाएगा। तो कोर एम्बलाज लिमिटेड जो कंपनी थी उसने जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जारी की, उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अनुसार जो पहला रुपया कमाएंगे वे उत्पादक संपत्तियों के ऊपर लगाएंगे। अगला है विद्यार्थियों, तो द सेकेंड रुपी अर्न्ड विल गो टू द एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ बेटर सैलरीज, वर्किंग कंडीशंस आदि। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो उन्होंने कहा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रही उस कंपनी की,
उसके अनुसार जो दूसरा रुपया कमाया जाएगा वह कर्मचारियों के बेहतर वेतन, कार्यस्थल की परिस्थितियों को सुधारने में किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से पहला रुपया और दूसरे रुपये की इन्वेस्टमेंट के बारे में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि दूसरा रुपया जो है वो कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने के लिए, बेटर सैलरीज देने के लिए और साथ ही साथ वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब आता है थर्ड रुपीज। द थर्ड रुपीज अर्न विल गो टू द शेयर होल्डर्स। तो उनके अनुसार जो तीसरा रुपया कमाया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों उस कंपनी के द्वारा, वो तीसरा रुपया किसके ऊपर खर्च होगा? और तीसरा अर्जित रुपया शेयर धारकों के पास जाएगा। अर्थात इन्होंने 4 रुपए में से पहला रुपये, दूसरे रुपये और तीसरे रुपये की खर्च या इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा, इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जारी कर दी। अब प्रिय विद्यार्थियों आती है बात द फोर्थ रुपीज की, चौथे रुपए की। द फोर्थ रुपी अर्न विल गो बैक टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर इन अ वे ऑल द 4 रुपीज आर बीइंग अर्न। तो प्रिय विद्यार्थियों यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने कहा कि जो चौथा रुपया है प्रिय विद्यार्थियों, चौथा रुपया जहां से हम कमाते हैं, जिस समाज से कमाते हैं उसी समाज में ये वापस जाना चाहिए। द फोर्थ रुपीज अर्न विल गो बैक टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर इन अ वे ऑल द 4 रुपीज आर बीइंग अर्न। अर्थात हम पूरे 4 रुपए को जहां से कमा रहे हैं, जहां से हमारे पास आ रहा है, वहीं पर ये चौथा रुपया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से चौथे रुपए की जो उनकी फिलॉसफी रही, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उसमें उन्होंने कहा कि अर्जित चौथा रुपया समाज में वापस आ जाएगा जहां से एक तरह से सभी 4 रुपए कमाए जा रहे हैं। अर्थात जो कंपनी थी, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थी, उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अनुसार कि यदि हम लोग 4 रुपया कमाते हैं तो 3 रुपया अपने ऊपर खर्च करेंगे और 1 रुपया जो चौथा रुपया है वो हम उसी समाज के ऊपर खर्च करेंगे जिस समाज से हमें 4 रुपए प्राप्त होते हैं। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थी, जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो चौथा रुपया है उस चौथे रुपये को समाज के ऊपर हम कैसे खर्च करें, कैसे इन्वेस्ट करें, या समाज में चौथा रुपया वापस कैसे जाएगा। अब यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा कंपनी के सामने उभर कर आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम there was an intense debate and brainstorming on how to spend the 4th rupees। तो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों कि हाउ टू स्पेंड द 4th रुपीज, जो चौथा रुपया है इसको हम लोग कैसे खर्च करें, इस पर जो है बहुत ही दिनों तक बहस चलती रही। कुछ समय के लिए गहन बहस और मंथन हुआ कि इस चौथे रुपए को कैसे खर्च किया जाए, इस पर काफी मंथन चला और इससे रिलेटेड ढेर सारे सुझाव आए, ढेर सारे सजेशंस आए। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है जो चौथा रुपया है उस चौथे रुपये को वापस समाज में ही भेजा जाए या समाज के ऊपर ही खर्च किया जाए। तो दोस्तों, मेनी सजेशंस वर पुट फॉरवर्ड। Some believed that the 4th rupees should go into building an orphanages, aid for drought and relief fund, building a temple, etc. But the way to spend this sum was not found। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई सुझाव आते हैं और कुछ सुझाव जो इसमें क्या थे, many suggestions were put forward। The 4th rupees should go into building an orphanages, means orphanage बनाने में खर्च हो, या aid for ड्राउट के ऊपर खर्च किया जाए, या रिलीफ फंड के ऊपर खर्च किया जाए। इन सब के बारे में ढेर सारे सजेशंस आए, बट द वे टू स्पेंड दिस सम वाज नॉट फाउंड। कैसे इस पैसे को, इस चौथे रुपए को खर्च किया जाए, इसका तरीका जो है अभी तक हमको या कंपनी को प्राप्त नहीं हो पाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई सुझावों को आगे रखा गया। कुछ लोगों ने माना कि चौथे रुपए को एक अनाथालय के ऊपर खर्च किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसको जो है सूखे के लिए राहत कोष में दान दिया जाए, सूखे के ऊपर खर्च किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसको राहत कोष में दान दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मंदिर बनाना चाहिए। परंतु जितने भी सजेशंस आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी सजेशंस को लेकर के फिर भी यह अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है कि इस चौथे रुपए का खर्च कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किस तरीके से किया जाए। इसका निर्णय जो है कंपनी नहीं कर पाती है। तब क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, समय बीतता जाता है और आफ्टर 2 years कोर फाइनली डिसाइडेड टू, 2 साल बीत जाते हैं, देन कोर डिसाइडेड टू सेट अप एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
that is schools, colleges, ITIs, etc. of a very high standard of excellence, and a non-governmental, non-partisan, not-for-profit organization was born, and this was a club which was initially supported by CORE but is now on its own. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह जो कोर कमेटी थी, कोर ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जो चौथा रुपया है इसको हम कैसे खर्च करेंगे, टू सेटअप एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम शैक्षिक संस्थानों को बनाएंगे और उसी शैक्षिक संस्थानों पर इस चौथे रुपये को खर्च किया जाएगा. द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वे क्या होंगे, वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस वाले होंगे. और क्या होंगे प्रिय विद्यार्थियों, एंड नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पार्टीशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाज बर्न एंड दिस वाज एन ए क्लब. तो इस प्रकार से कोर कमेटी के द्वारा एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पार्टीशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, उत्पत्ति होती है, जिसका नाम जो है एक क्लब दिया गया, जो कि प्रारंभ के समय में कोर के द्वारा सपोर्टेड था, परंतु इस समय जो है वह अपने आप में ही सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो चौथे रुपए के खर्च की बात रही, वो 2 साल बाद जो है कोर कमेटी ने उसके ऊपर फैसला लिया और कोर कमेटी ने कहा कि चौथे रुपए से उच्च स्तर के उत्कृष्टता वाले शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित किया जाएगा और उससे चलाने में इस पैसे का, इस मद का खर्च किया जाएगा. तो प्रिय विद्यार्थियों, अब डिसीजन आया कोर कमेटी का कि जो चौथा रुपया है उसको हम लोग समाज में कैसे वापस करेंगे, कैसे समाज के ऊपर खर्च करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है बेस्ट क्वालिटी के या उत्कृष्टता वाले शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करेंगे और उसको हम लोग रन करेंगे, चलाएंगे. इसके अंतर्गत हम स्कूल, कॉलेज और ITI आदि की स्थापना संस्थान के द्वारा की जाएगी. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो चौथा रुपये की बात थी, उस रुपये को खर्च करने का एक मार्ग सूझा कि उस चौथे रुपये को उत्कृष्टता वाले शैक्षिक संस्थानों के ऊपर खर्च किया जाएगा. और इस प्रकार से परिणाम स्वरूप एक सरकारी, पक्षपात रहित, बिना किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के उद्देश्य से एक संगठन का जन्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एकलव्य कहते हैं. तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना जो है होती है. प्रारंभ के समय में जो एकलव्य फाउंडेशन है, इसे कोर कमेटी की सहायता से समर्थन प्राप्त था, लेकिन अब यह एकलव्य फाउंडेशन स्वयं अपने दम पर संचालित हो रही है, अपने दम पर चलाई जा रही है. तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह तो रहा कि जो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो एकलव्य फाउंडेशन है उसका परिचय था कि उसकी स्थापना कैसे हुई, उसकी स्थापना के पीछे का क्या इतिहास रहा है, उसको हम लोगों ने अभी देखा. चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द एकलव्य फिलॉसफी. एकलव्य क्या दर्शन, क्या जो जिस एकलव्य फाउंडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस एकलव्य फाउंडेशन की फिलॉसफी क्या है, एकलव्य का दर्शन क्या है. प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य बिलीव्स दैट एजुकेशन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर at least as important as nation's road, electricity and telecom. It plays a fundamental role in determining the prosperity and well-being of its citizens. Progressive nations have strategically invested heavily in the education on a long-term basis. तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग एकलव्य की फिलॉसफी को ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या कहा कि एकलव्य बिलीव दैट एजुकेशन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एट लीस्ट एज इंपॉर्टेंट रेशंस रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम. अर्थात जो हमारे राष्ट्र में सड़क, बिजली और टेलीकॉम इंडस्ट्री जितनी महत्वपूर्ण है, कम से कम उतना या उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा का क्षेत्र है. तो शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स. क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या करती है, शिक्षा जो है प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारे राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबीइंग. तो नागरिकों की प्रॉस्पेरिटी और वेलबीइंग में एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है.
तो चूंकि नागरिकों के प्रॉस्पर्टी में, उनके वेल बीइंग में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमको एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक हम लोग बात करें प्रोग्रेसिव नेशंस की, तो प्रोग्रेसिव नेशंस हैव स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड हैवली इन द एजुकेशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। जो भी विकसित या विकासशील देश में प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने अपने यहाँ एजुकेशन सेक्टर पर, शिक्षा के क्षेत्र में काफी अधिक धन जो है और लंबे समय के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं तो एकलव्य का मानना है कि शिक्षा एक बुनियादी ढांचा है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश की सड़कें, बिजली और दूरसंचार के साधन महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो एकलव्य फाउंडेशन है उनके अनुसार जैसे देश की सड़क महत्वपूर्ण है, बिजली महत्वपूर्ण है, दूरसंचार के साधन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से शिक्षा भी क्या है, एक बुनियादी ढांचा है और यह भी अत्यंत ही आवश्यक है। यह शिक्षा अपने नागरिकों को समृद्धि और भलाई को निर्धारित करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। इसलिए हमको जो है अपने देश की एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के बुनियादी ढांचे, शिक्षा के बुनियादी ढांचे के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश की जनता है, उसकी समृद्धि और भलाई हो सकती है। जहां तक बात विकासशील या प्रगतिशील राष्ट्रों की है, तो विकासशील और प्रगतिशील राष्ट्रों ने रणनीतिक रूप से लंबी अवधि के लिए शिक्षा में अत्यधिक निवेश किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से विकासशील और प्रगतिशील राष्ट्रों ने रणनीतिक रूप से लंबी अवधि के लिए शिक्षा में अत्यधिक निवेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों। एजुकेशन is also the only real long-term solution to the problem and challenges faced by the nation. The nature of education determines the character and skills of the next generation, and more specifically, pre-primary and primary education are the most crucial as they deal with the assess when the basic character of an individual is formed. प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। एजुकेशन इज आल्सो द ओनली रियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यदि हम लोग वास्तविक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें, जिससे कि हम लोग जो है, जो हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है, उसको फेस करने की बात करें, तो उसकी उन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। राष्ट्र के समक्ष जो समस्याएं और चुनौतियां होती हैं, इनका समाधान हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि राष्ट्र के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, इनका हमें सामना करना है, तो इनका सामना करने के लिए हमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा की प्रकृति अगली पीढ़ी के चरित्र और कौशल को निर्धारित करती है। जो भी हमारा एजुकेशन होता है, एजुकेशन का जैसा भी नेचर होता है, वही जो है हमारी अगली पीढ़ी के चरित्र और कौशल को निर्धारित करती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उन पीढ़ी में, उस पीढ़ी के अंदर वे कितने चरित्रवान होंगे, उनके अंदर कौन सा स्किल होगा, कौन सा कौशल होगा, इसका निर्धारण सिर्फ एजुकेशन के द्वारा या शिक्षा के द्वारा ही होता है। विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के उस उम्र या आयु से संबंधित है जब उनमें मूल चरित्र के प्रिय विद्यार्थियों, जब उनमें विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के उस उम्र से संबंधित है जब उनमें मूल चरित्र का विकास हो रहा होता है। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हमको जो है छात्रों के जो प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की जो उम्र होती है, वह जो है वो ऐसी उम्र होती है जहाँ पे उनकी चरित्र का निर्माण हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों। एकलव्य मिशन इज टू वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू अ मल्टी-pronged अप्रोच। ब्रॉडली एकलव्य विल अर्थात एकलव्य का मिशन या उद्देश्य जो है वह बहुआयामी उपागम के माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने की दिशा में काम करना है। इसके लिए एकलव्य योजना के द्वारा, दोस्तों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एकलव्य का जो मिशन है या एकलव्य का उद्देश्य क्या है,
वो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना, अर्थात एकलव्य मिशन के द्वारा, एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य किया जा रहा है। द ब्रॉडली एकलव्य विल सेट अप एंड रन हाई क्वालिटी स्कूल्स, अर्थात जो एकलव्य संस्थान के द्वारा क्या किया जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल स्थापित किए जाएंगे और उसका संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ वर्क टू क्रिएट कंडीशंस दैट विल अट्रैक्ट द बेस्ट माइंड्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग क्रिएटिंग सच पर्सन्स थ्रू हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, अर्थात ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा जिससे प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित किया जा सके और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली या प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो एकलव्य फाउंडेशन है वह शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। इसका और फोकस है कि इट फोकस ऑन वर्क टू इंटीग्रेट पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द एजुकेशनल प्रोसेस, अर्थात जो हमारे समाज में जो समाज के नागरिक हैं, साथ ही साथ जो अभिभावक हैं, अर्थात शैक्षिक प्रक्रिया में माता पिता और अभिभावकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों को एकीकृत करने तथा उन्हें सहभागी बनाने के लिए एकलव्य फाउंडेशन कार्यरत है। एकलव्य फाउंडेशन जो है माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को, साथ ही साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स है, समुदाय के जो सदस्य हैं, उनको भी एजुकेशन के प्रोसेस में सहभागी बनाने के लिए कार्य कर रहा है, उनको भी इससे जोड़ा जा रहा है। Encourage and aid adoption of relevant modern technology as a significant educational enabler, अर्थात एकलव्य द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदाता के रूप में प्रासंगिक आधुनिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरणा में प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो जो एकलव्य फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है, प्रासंगिक और आधुनिक प्रौद्योगिकी तकनीकी या आधुनिक तकनीकी को अपनाने हेतु जो है वो प्रोत्साहन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है और उसमें अपनी मदद जो है एकलव्य फाउंडेशन दे रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य अप्रोचेज इज हैंड्स ऑन वन, अर्थात जो एकलव्य का दृष्टिकोण है वह क्या है, वह है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, अर्थात एकलव्य फाउंडेशन जो है हमेशा पेरेंट्स को लेकर के, गार्जियंस को लेकर के, कम्युनिटी के मेंबर्स को लेकर के, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहता है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में सभी को सहभागी बनाने के उद्देश्य से जो है एकलव्य फाउंडेशन कार्य कर रहा है। इसका मेन मोटो क्या है कि एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना। इट विल सीक टू इन्फ्लुएंस मोर बाय प्रैक्टिस देन बाय परसेप्ट, शेज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एट ए पॉलिसी लेवल। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है एकलव्य फाउंडेशन जो है यह संगठन नीति के स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हुए उपदेश देने के बजाय अभ्यास पर बल देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह किस पर बल देता है, लेक्चर पे नहीं, परसेप्ट पे नहीं, बल्कि किस पे बल दे रहा है, प्रैक्टिस पे, अर्थात अभ्यास देने पर एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा बल दिया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हाई क्वालिटी स्कूल्स, इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इंप्रूवमेंट्स इन टीचिंग मेथड्स वुड बी एकलव्य's डिजायर्ड व्हीकल ऑफ चेंज, अर्थात उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल, प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार के प्रदर्शन द्वारा एकलव्य शिक्षा के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एकलव्य फाउंडेशन क्या कर रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों की स्थापना कर रहा है, उसमें प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और शिक्षण विधियों में भी सुधार करने का प्रयास एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। The central aim and purpose of all education is the child, अर्थात सभी प्रकार के शिक्षा का जो केंद्रीय लक्ष्य है एवं उद्देश्य वो क्या है, बालक है, बच्चा है, विद्यार्थी है। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि आज के समय में जो एजुकेशन वो कैसी है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारा जो भी एजुकेशन है, जो भी शिक्षा है, उसका केंद्रीय लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, बालक है, विद्यार्थी है। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, जहां पर हमें चाइल्ड का, बच्चे का अधिक महत्व है। एकलव्य बिलीव्स दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड हैज इनबॉर्न गिफ्ट्स एंड टैलेंट।
एकलव्य यह मानता है कि एकलव्य का मानना है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है और उसमें क्या है, जन्मजात उपहार और प्रतिभा निहित होती है। दैट इज इनबॉर्न गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स प्रत्येक बच्चे के अंदर होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, एक अद्वितीय बच्चा होता है। द रोल ऑफ द स्कूल एंड इट्स टीचर इज टू हेल्प द चाइल्ड डिस्कवर एंड डेवलप हर टैलेंट्स by focusing individually on her not in a mass production manner। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात आती है कि जब हर बालक, हर बच्चे के अंदर अपार क्षमता है, वो प्रतिभाशाली है, वो यूनिक है, तो शिक्षक का जो रोल है वो स्कूल या शिक्षक का रोल क्या हो जाता है, स्कूल और शिक्षक का रोल हो जाता है कि उसकी प्रतिभा को खोजने में वो उसकी मदद करे। अर्थात स्कूल और उसके शिक्षकों की भूमिका प्रत्येक बच्चे को उसके व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करके उसकी प्रतिभा खोजने और विकसित करने में मदद करना है। दैट इज चाइल्ड डिस्कवर एंड डेवलप हर टैलेंट्स बाय फोकसिंग इंडिविजुअल ऑन हर एंड नॉट इन ए मास प्रोडक्शन। हमको जो है मास प्रोडक्शन नहीं करना, हमको बड़े पैमाने पर उत्पादन या सिर्फ मात्रात्मक शिक्षा नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, शिक्षक को छात्रों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको विकास करने में शिक्षक जो है छात्रों की मदद करेगा। प्यारे भाई बहनों, अब हम लोग देखते हैं कि जो एकलव्य फाउंडेशन है, इसका नाम एकलव्य क्यों पड़ा, संगठन का नाम एकलव्य क्यों रखा गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि जो एकलव्य फाउंडेशन गुजरात अहमदाबाद का, उसका नाम एकलव्य क्यों रखा गया। प्यारे भाई बहनों, मेनी ईयर्स एगो व्हेन कोर वाज वेरी स्मॉल गुड पीपल वुड नॉट ज्वाइन अस, सो व्हाट टू डू। जब प्रिय विद्यार्थियों कोर जो है बहुत ही स्मॉल था, उसमें अच्छे लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते थे, अच्छे लोग इससे ज्वाइन नहीं हो रहे थे, तो उसमें प्रश्न आया कि व्हाट टू डू। आफ्टर मेनी फेल अटेम्प्ट्स एट अट्रैक्टिंग पीपल वी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस पीपल फ्रॉम विद इन। वी इवॉल्व आवर ओन फिलोसफी एंड कंसेप्ट्स ऑफ HRD, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, which was based on the premises that the management owner of a company is the father or mother of the person। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई वर्ष पहले जब कोर बहुत छोटा था तो अच्छे लोग कोर के साथ नहीं जुड़ रहे थे। प्रश्न उठा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो आफ्टर मेनी फेल अटेम्प्ट्स, लोगों को आकर्षित करने के कई असफल प्रयासों के बाद कोर ने लोगों को अपने भीतर से ही उत्पन्न करने का फैसला किया। दैट इज आफ्टर मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स एट अट्रैक्टिंग पीपुल द कोर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस पीपुल फ्रॉम विद इन। अर्थात अपने भीतर से ही लोगों को उत्पन्न करने का फैसला कोर के द्वारा किया जाता है। कोर जो है, हमने अपने स्वयं के दर्शन और मानव संसाधन विकास की अवधारणा को विकसित किया, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि कंपनी का प्रबंधन स्वामी या कंपनी का स्वामी व्यक्ति के पिता और माता ही होते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनाया और जो है अपने फाउंडेशन को आगे लेकर के वे लोग बढ़े। कई वर्ष पहले जब वी यूज्ड टू रिलेट अ स्टोरी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच HRD प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, वी यूज्ड टू रिलेट अ स्टोरी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच HRD प्रोग्राम, अर्थात सभी जितने भी HRD प्रोग्राम्स होते थे उनकी जो स्टार्टिंग हुई, जब बिगिनिंग हुई, तो उस समय से हम लोगों ने, कंपनी ने, जो कोर ने जो है संबंध अपना स्थापित करने का प्रयास किया। अ स्कल्प्टर इज chiseling a statue out of a raw stone, and when asked what are you making, is it Ganesh, is it Lakshmi, is it man, is it an elephant, he replied, I do not know, there is already a statue inside and I am only removing the extraneous material and it will come out on its own। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या हुआ कि हमने अपने प्रत्येक HRD कार्यक्रम की शुरुआत की कहानी से संबंध स्थापित किया। अर्थात कोर जो है, कोर ने अपने प्रत्येक HRD कार्यक्रम को शुरुआत की कहानी से संबंध स्थापित करना प्रारंभ किया और उसने देखा कि एक मूर्तिकार एक मूर्ति को एक कच्चे पत्थर से गढ़ रहा है, और जब उससे पूछा गया कि तुम क्या बना रहे हो, क्या यह गणेश है, क्या यह लक्ष्मी है, क्या यह एक आदमी है या एक हाथी है। तो महत्वपूर्ण बात आती है प्रिय विद्यार्थियों कि मूर्तिकार का जवाब था, मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि अंदर एक मूर्ति है या लक्ष्मी है, गणेश है, आदमी है, कौन है मुझे नहीं पता, मैं केवल बाहरी सामग्री को हटा रहा हूं और मूर्ति अपने आप बाहर आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो मूर्तिकार की बात है इसको ध्यान दीजिए
कि मूर्तिकार जो है एक मूर्ति के कच्चे पत्थर को गढ़ रहा है, और जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या बना रहे हो, आप गणेश जी को बना रहे हो, लक्ष्मी जी को बना रहे हो, या आदमी बना रहे हो, हाथी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो उस मूर्तिकार का क्या जवाब है? वो मूर्तिकार कहता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर एक मूर्ति है या क्या है, मैं केवल बाहरी सामग्री को हटा रहा हूँ, मूर्ति अपने आप बाहर आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही वो पॉइंट है, यही जो है टर्निंग पॉइंट होता है कोर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों। अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन वी सॉ अ मोस्ट फैंटास्टिक स्टेच्यू इन अक्षरधाम टेम्पल इन गांधीनगर। This is the statue of a boy, half carved out of a raw stone and half still inside. The most fantastic thing about it is that the boy has hammer and chisel in his two hands, and he himself is carving himself out of the stone. Though art the maker of दिन own destiny। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में एक शानदार मूर्ति कोर के द्वारा देखी जाती है। कुछ वर्षों बाद हमने गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में एक शानदार मूर्ति देखी। यह एक लड़के की प्रतिमा है जो कच्चे पत्थर से आधा खुदी हुई है और आधा अभी अंदर है। इस मूर्ति के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि लड़के के एक हाथ में हथौड़ा है और दूसरे में छेनी है, और स्वयं से ही पत्थर से स्वयं को उकेर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह स्वयं से ही पत्थर से स्वयं को उकेर रहा है। अर्थात जो मूर्ति है गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में, वो क्या दिखा रहा है कि स्वयं से ही स्वयं को उकेरना, स्वयं से ही स्वयं को आगे बढ़ाना। तो इस आधार पर प्रिय विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि जो वह मूर्ति है अक्षरधाम में, वह क्या दिखाती है? वह दिखाती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और इसी उद्देश्य को, इसी बिंदु को लेकर के, इसी पॉइंट्स को लेकर के कोर आगे बढ़ती है। This experience came as a very big revelation in our HRD concept. So far, we were thinking that we are responsible for removing the extraneous material and developing people. Now we realize that this responsibility is also with the person himself, and we are only the providers of an opportunity and facilitators. प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुभव से हमारे HRD की अवधारणा में एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ, और अब तक हम सोच रहे थे कि हम बाहरी सामग्री को हटाने और लोगों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वो मूर्तिकार वाली स्टोरी आपको याद है? मूर्तिकार वाली स्टोरी में उसने कहा था कि बाहरी सामग्री को हटाना है, तो कोर अभी तक यह सोच रहा था कि हम बाहरी सामग्री को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं, और हम बाहरी सामग्री को हटाएंगे तो जो मूर्ति के अंदर है, जो कुछ भी है, वो बाहर आ जाएगा, अर्थात लोग जो है विकसित हो जाएंगे। लोगों को विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बाहरी सामग्री को हटाएंगे। परंतु यहाँ पर उसकी फिलॉसफी चेंज हो जाती है, और अब जो है, जो गांधीनगर में जो मूर्ति देखती है वो बालक की, जिसके एक हाथ में हथौड़ा है, दूसरे में छेनी है, तो वहाँ से क्या यह महसूस होता है कि वहाँ से महसूस होता है प्रिय विद्यार्थियों, परंतु अब हमें महसूस हुआ कि जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं है और हम केवल उससे अवसर और सुविधा प्रदान करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति की, मनुष्य के विकास की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं की होती है। उसी के अंदर वो शक्ति होती है, वही जिम्मेदार होता है कि वह अपना विकास कर सके। जो शिक्षक है, जो संस्थान है, वो क्या करेगा? वो उसकी मदद कर सकता है, उसको जो है गाइड कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से वी ट्राई टू हंट फॉर वन नेम फ्रॉम मेनी रिलीजियस टेक्स्ट विच कैन सिंबलाइज दिस फिलॉसफी। और जो अब फिलॉसफी उभर के आती है कोर के सामने, उसके लिए वह एक नाम ढूंढने के लिए जो है वो प्रयासरत रहता है, और ढेर सारे जो है रिलीजियस टेक्स्ट का अध्ययन किया जाता है। वी सर्च द बाइबिल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द रामायण, द महाभारता, एंड द मोस्ट सूटेबल नेम टू अस वाज एकलव्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, ढेर सारे जो है रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस आता है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, दैट वाज एकलव्य। हमने कई धार्मिक ग्रंथों से एक नाम के लिए खोजने की कोशिश की जो इस दर्शन का प्रतीक हो सके। कौन सा दर्शन? कि स्वयं अपने विकास के लिए मनुष्य जो है खुद ही जिम्मेदार होता है। इसी फिलॉसफी को के लिए जो एक नाम खोजने का प्रयास किया गया, और
उसके लिए जो है बाइबिल का, गुरु ग्रंथ साहिब का, रामायण का, महाभारत का अध्ययन किया गया और उसमें से जो सबसे उपयुक्त नाम आता है वो नाम क्या था? एकलव्य नाम मिला। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से एकलव्य नाम जो है इस फाउंडेशन को, इस कोर कमेटी ने अपने फाउंडेशन को दिया। और हम सभी लोग जानते हैं कि एकलव्य की स्टोरी क्या है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए यंग मिडिल क्लास बॉय हु लिव्स इन द फॉरेस्ट आस्क्ड द ग्रेट गुरु द्रोणाचार्य टू एक्सेप्ट हिम एज अ पीपुल. Drone refuses, saying he teaches only the son of Kshatriya kings. Disappointed, Eklavya goes to the forest, makes an approximate statue of Guru Drona out of mud and prays to the statue, derives inspiration and teaches himself archery. प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो एकलव्य था वह एक युवा मध्यम वर्ग लड़के की कहानी है जो कि जंगल में रहता था और वह जो है महान गुरु द्रोणाचार्य से शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है, परंतु जो है द्रोण यह कहकर मना कर देते हैं कि वह केवल क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों को पढ़ाते हैं और वे एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं। इस पर जो है एकलव्य निराश हो जाता है। निराश एकलव्य जंगल में जाता है और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की अनुमानित मिट्टी का प्रतिमा बनाता है, अर्थात वहाँ पे जा करके जंगल में वापस मिट्टी की गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाता है, एक प्रतिमा बनाता है और प्रतिमा से प्रार्थना करता है कि वह उसे प्रेरणा प्रदान करे और उसी प्रेरणा से वह स्वयं धनुर्विद्या तीरंदाजी सीख जाता है और सीखना प्रारंभ कर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य जो था जब उसको गुरु द्रोण मना कर देते हैं शिक्षा देने से तो स्वयं जंगल में जाता है और गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाता है और उसी मूर्ति की प्रेरणा से वह धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन मैनेजमेंट वी आर टॉट दैट इफ अ मैन इज हंग्री डू नॉट गिव हिम फिश बट टीच हिम हाउ टू फिश. Nowadays we are taught that do not even do that but enable him how to learn how to fish or how to do anything else. Enabling and empowering are the fashionable words today. एकलव्य symbolize this appropriately. तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है जो नया फिलॉसफी आया है मैनेजमेंट में उसमें क्या है कि we are taught that if man is hungry do not give him fish but teach him how to fish. प्रिय विद्यार्थियों, उसको फिश मत दीजिए बल्कि उसको टीच करिए कि हम फिश को कैसे पा सकते हैं, इसकी शिक्षा दीजिए। प्रबंधन में हमें सिखाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे आप भोजन न दें बल्कि उसे यह सिखाएं कि भोजन कैसे प्राप्त कर सकता है वह व्यक्ति। और अब कोर कमेटी ने सीख लिया है कि हम लोगों को सक्षम बनाने के लिए बल देना चाहिए। बालक कोई भी कार्य कैसे करे इसको सिखाने पर हमारा फोकस होना चाहिए, बल होना चाहिए। और आज के समय में लोगों को सक्षम बनाना, सशक्त बनाना ही क्या है, एक फैशनेबल शब्द है और इसका जो है प्रतीक कौन है? इसका प्रतीक एकलव्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो कोर कमेटी थी उसने जो है अपने फाउंडेशन का नाम एकलव्य फाउंडेशन रखा और वह जो है बालकों को इनेबल बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, अर्थात इनेबलिंग और एम्पावरिंग अर्थात उनको सक्षम बनाने और सशक्त बनाने के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यदि हम लोग एकलव्य की बात करें तो नॉट ओनली डिड एकलव्य बिकम एन आर्चर ग्रेटर देन अर्जुन but also had the humility to acknowledge Guru Drona as his teacher and pay his debt of Guru Dakshina. However, cruel was the demand of Drona. तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग एकलव्य के बारे में जान रहे हैं कि एकलव्य जो है अर्जुन से भी अच्छा जो है धनुर्धारी बनता है। नॉट ओनली डिड एकलव्य बिकम एन आर्चर ग्रेटर देन अर्जुन बट आल्सो ही वाज द फेवरेट पीपल ऑफ गुरु द्रोण। वह गुरु द्रोण का सबसे जो है फेवरेट शिष्य भी बनता है और साथ ही साथ बट ही आल्सो हैड द ह्यूमैनिटी टू एक्नॉलेज गुरु द्रोण एज हिज टीचर एंड पे हिज डेप्ट ऑफ गुरु दक्षिणा। आप गुरु दक्षिणा के बारे में भी जान रहे हैं कि वह गुरु दक्षिणा भी देता है। एकलव्य न केवल महान धनुर्धारी अर्जुन से भी महान बना बल्कि वह गुरु द्रोण का पसंदीदा शिष्य भी बनता है। एकलव्य के अंदर गुरु द्रोण को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करने और गुरु दक्षिणा के अपने कर्ज का भुगतान करने की विनम्रता भी थी। हालांकि गुरु द्रोण का जो मांग थी वो क्रूर थी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे क्या है, एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया था। तो जहाँ तक बात हम लोग एकलव्य की करते हैं उस अंगूठे वाली स्टोरी को आप भूल जाइए। एकलव्य की बात करें तो एकलव्य जो है अपने से ही शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है और अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धारी बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
So Eklavya is the name given to our educational foundation and to our proposed school with the aim that each boy and girl who passes out of the school should have become in Eklavya. Then they are enabled to becoming dynamic change agent and bring a rapid improvement in our society and nation by providing entrepreneurial and transformational leadership coupled with a deep rooted sense of पैट्रियोटिक फर्वर। इसलिए हमारे शैक्षिक फाउंडेशन तथा प्रस्तावित विद्यालयों को एकलव्य नाम दिया गया और इस नाम का ये इस उद्देश्य से दिया गया कि स्कूल से जो भी छात्र पास होंगे, स्कूल से पास होने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की को एकलव्य बनना चाहिए। अर्थात जैसे एकलव्य जो है अपने गुरु के प्रति नम्र रहा और अपने से ही जो है शिक्षा की श्रेष्ठता पर पहुंचा, उसी उद्देश्य को लेकर के इस फाउंडेशन का नाम एकलव्य फाउंडेशन रखा गया और इसका उद्देश्य रहा कि यहाँ से जो भी छात्र पास होंगे वे क्या होंगे, एकलव्य की तरह ही महान बनेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये छात्र छात्राएं हमारे समाज एवं राष्ट्र में गतिशील परिवर्तन लाने हेतु सक्षम एजेंट बनेंगे तथा वे देशभक्ति की भावना के साथ उद्यमी और परिवर्तनकारी नेतृत्व प्रदान करके हमारे समाज और राष्ट्र में तेजी से सुधार लाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से एकलव्य फाउंडेशन से जो भी छात्र अध्ययन करके निकलेंगे वे एकलव्य की तरह महान बनेंगे और साथ ही साथ हमारे समाज और राष्ट्र में सुधार लाने के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब अंत में हम लोग एकलव्य स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि जो एकलव्य का स्कूल था, तो एकलव्य स्कूल इज द बेस्ट इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी इन अहमदाबाद, गुजरात। प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य स्कूल है वह बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि यहाँ इधर देखा जाए तो एकलव्य स्कूल कैसा है, प्री स्कूल्स भी है, प्राइमरी स्कूल्स भी है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। तो एकलव्य स्कूल क्या है, प्री स्कूल्स भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं। एकलव्य स्कूल एसोसिएटेड विद एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन, और जितने भी एकलव्य स्कूल हैं वे सभी क्या हैं, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन से संबंधित हैं। The government approved courses, study materials, the professional and the caring teachers and the best facility make this school and good environment for children to develop to their highest potential and skills। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाया जाता है। यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त अध्ययन सामग्री भी होती है, स्टडी मटेरियल्स भी उनको क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्वक जो स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ पेशेवर और देखभाल करने वाले शिक्षकों द्वारा जो है इनको शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को उनकी उच्चतम क्षमता और कौशल विकसित करने के लिए विद्यालय द्वारा सबसे अच्छी सुविधा और वातावरण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे क्या बन सकें, वे एकलव्य की तरह ही महान बन सकें। स्कूल हैविंग बेस्ट अमेनिटीज लाइक क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी। तो जो एकलव्य विद्यालय है वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, बेस्ट अमेनिटीज हैं, कक्षा की, ट्रांसपोर्ट की, स्पोर्ट्स की, स्कूल में कक्षा, परिवहन, खेल, पुस्तकालय जैसी बेहतरीन सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो स्कूल के प्रकार में हम लोगों ने देखा कि स्कूल के प्रकार में प्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। मतलब प्री से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक जो है एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। और एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा जो सेकेंडरी स्कूल चलाए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, या जो जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं वे सभी क्या है, ICSE बोर्ड, आप सभी लोग जान रहे हैं, तो ICSE बोर्ड के द्वारा ये सभी मान्यता प्राप्त हैं। और जहाँ तक हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश मीडियम है। ICSE बोर्ड के द्वारा ये सारे विद्यालय स्कूल्स जो है जो एकलव्य फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे हैं वे सभी संचालित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम सभी लोगों ने एकलव्य फाउंडेशन जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि एकलव्य फाउंडेशन जो है किस कंपनी के द्वारा कैसे जो है 4 रुपये में से 3 रुपये कंपनी अपने ऊपर खर्च करेगी और चौथे रुपये को समाज में खर्च करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उसका एकलव्य फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई, एकलव्य फाउंडेशन की फिलॉसफी क्या है, और उसके बाद जो है एकलव्य स्कूल्स के बारे में भी हम लोगों ने शॉर्ट में देखा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और कमेंट्स के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई सुझाव है तो उसको भी दे सकते हैं।
और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी से देख पाएँ, समय से देख पाएँ और जितने भी नए वीडियोज आएँ उनकी जो है आपको सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करने पे ऑप्शन आता है, उसमें से ऑल के ऑप्शन को चूज करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से देख पाएँ, सभी समय से सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके, आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख पाएँ। तो प्लीज़ like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. Thanks for watching. Thanks to all of you.